हाँ मैं हैरी हूँ, चीफ हैरी। हैरी ने होंठ चबाते हुए कहा। उसे शायद इस सवाल की वजह तस्मीया समझ में न आई थी। हम तो तुमसे मिलने वेलिंगटन से आई थी। हॉल में दाखिल होते ही केसाडो आड़े आ गया और फिर केसाडो को बेकार किया तो उसका बॉस क्रॉस आगे आ गया। दोनों की जानें हमने इसीलिए बख्श दी कि हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन फिर नॉर्मन हमें अपने ऑफिस ले आया। हमने उससे भी कहा कि वो हमें तुमसे मिला दे, लेकिन जब उसने इनकार किया तो हमने उसे भी बेकार कर दिया। और फिर हम यहाँ आ रही थी कि तुम्हारा एक और आदमी सामने आ गया, उसे भी हमने सिर्फ बेकार किया है। और नतीजा ये कि अब हम यहाँ मौजूद हैं। हम इससे भी ज़्यादा आसानी से यहाँ पहुँच सकती थी, लेकिन हम नहीं चाहती थी कि तुमसे मिलने से पहले तुम्हारे किसी आदमी को हलाक किया जाए। जूलिया ने मुसलसल और तेज़ बोलते हुए कहा। मुझसे मिलने से पहले क्या मतलब हुआ इसका? हैरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फिर तुम्हारे आदमियों का तुम समेत कत्लेआम भी हो सकता है। जूलिया ने जवाब दिया। कत्लेआम, और वो भी हैरी के आदमियों का? और तुम धमकी भी मुझे दे रही हो? तुम हकीर औरतें, तुम्हारी ये जुर्रत! हैरी ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। चीखने की जरूरत नहीं है, चीखते वो हैं जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। तुमसे जो हो सके तुम कर लेना, हमारी बात तुम्हें सुनना ही पड़ेगी। जूलिया ने घबराते हुए कहा। बोलो क्या बात है? इस पर हैरी ने कदरे नरम लहजे में कहा। हमें मालूम हुआ है कि तुमने मॉर्गो के स्पेशल एजेंट जेंट से मुलाकात की है और फिर तुमने चेक पोस्टों पर खसूसी कैमरे लगवाए हैं और यहाँ साउ पो में भी तुम्हारे आदमी पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस करते फिर रहे हैं। जूलिया ने सर्द लहजे में कहा। पाकिस्तानी एजेंट? ओ तो क्या तुम पाकिस्तानी एजेंट हो? हैरी ने एक बार फिर उछलते हुए कहा। नहीं, हमारा ताल्लुक एक क्रीमियाई सुपर्स ग्रुप से है और तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा ग्रुप साउपी के जरिए एशिया की स्मगलिंग के लिए काम करता है। लेकिन तुम्हारे आदमियों ने मशकूक समझते हुए हमारे 10 अफराद को हलाक कर दिया है और खसूसी कैमरे से हमारे आदमी चेक किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे आदमियों का ज़्यादातर ताल्लुक कारिया, पाजान और ऐसे ही मुल्कों से है और हम उनके चेहरों पर यूरोपी मेकअप करके और यूरोपी कागजात के जरिए उन्हें यहाँ से यूरोप स्मगल करते रहते हैं। इसलिए हमें तुमसे मिलने भेजा गया है कि तुम फौरी तौर पर खसूसी कैमरे भी उतार लो और अपने आदमियों को भी ट्रेसिंग से हटा लो, तो हम तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, वरना दूसरी सूरत में तुम अपने इस क्लब समेत फिनिश कर दिए जाओगे और तुम्हारे आदमियों का कत्लेआम भी हो सकता है। बोलो क्या कहते हो? जूलिया ने मुसलसल बोलते हुए कहा। क्या मैं तुम्हें शक्ल से अहमक नजर आता हूँ जो तुम ये हमकाना बातें कर रही हो? मुझे यकीन आ गया है कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, इसलिए तुम दोनों की मौत तो जरूरी हो गई है, बाकियों से फिर निमट लेंगे, हैरी ने कहा। और इसके साथ ही उसने मेज़ की खुली दराज में रखा हुआ हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल था। लेकिन इससे पहले कि वो ट्राइगर दबाता, मेज़ की साइड पर बैठी हुई जूलिया का वो हाथ हरकत में आया जो उसने मेज़ पर रखे हुए पेपर कटर पर रखा हुआ था और पलक झपकने में पेपर कटर हवा में तैरता हुआ हैरी के हाथ पर जा लगा, जिसमें उसने मशीन पिस्टल पकड़ रखा था। और हैरी के हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर मेज़ पर गिरा ही था कि तरतराहट की आवाज़ के साथ ही मेज़ पर गिरने वाला मशीन पिस्टल गोलियां खाकर उड़ता हुआ कमरे के कोने में जा गिरा। तुमने ये क्या किया है? ये कैसे मुमकिन है? हैरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। शायद उसे समझ ही ना आई थी कि पलक झपकने में क्या हो गया है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, तावन करते हो या नहीं? जूलिया ने घबराते हुए कहा। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद यहूदी हूँ, हैरी ने कहा। और इसके साथ ही यकलहत जूलिया और सालेहा दोनों की चीखें सुनाई दी, क्योंकि हैरी जिस दोनों हाथ मेज़ के किनारे पर रखे हुए थे ने पूरी कुव्वत से मेज़ को उनकी तरफ धकेल दिया था और अचानक और भरपूर टक्कर लगने से जूलिया और सालेहा दोनों कुर्सियों समेत नीचे फर्श पर जा गिरी थीं। उसी लम्हे हैरी ने उड़ते हुए मेज़ को एक झटके से इन दोनों पर उलट दिया और उलटती हुई जूलिया और सालेहा अचानक सरों पर मेज़ लगने से उसके नीचे दब गईं। इन दोनों ने मेज़ को वापस उठाने की कोशिश की, लेकिन मेज़ खासी बड़ी और चौड़ी थी, इसीलिए वो सिर्फ आधे तक ही उसे ऊंचा उठा सकें। इसे यहीं संभाले रखो, जूलिया ने आहिस्ता से कहा और फिर उठी हुई मेज़ के नीचे से किसी खरगोश जैसी तेजी से क्रॉलिंग करती हुई इस तरफ को बढ़ती चली गई जिस तरफ हैरी बैठा हुआ था, जबकि हैरी तेजी से घूमता हुआ इस तरफ को आ गया जहां उसके ख्याल के मुताबिक जूलिया और सालेहा मेज़ के नीचे दबकर पड़ी हुई थी। जूलिया तेजी से साइड से बाहर निकली तो उसने हैरी को उसकी तरफ जाते देख लिया जिस तरफ सालेहा मौजूद थी। जूलिया के हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था, लेकिन वो हैरी को हलाक नहीं करना चाहती थी क्योंकि हैरी की हलाकत की सूरत में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था, जबकि उसकी ख्वाहिश थी कि हैरी को उस ढब पर ले आया जाए कि हैरी खुद ही अपने आदमियों के कमात देकर इस ट्रेसिंग और चेकिंग से रोक दे। मिस्टर हैरी, जूलिया ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा तो हैरी अपने अकब में जूलिया की आवाज़ सुनकर तेजी से मुड़ा ही था कि जूलिया किसी भारी परिंदे की तरह जो उड़ने से पहले उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ता है आगे बढ़ी और फिर इससे पहले कि हैरी संभलता जूलिया ने मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से उसकी पेशानी पर मार दिया और हैरी चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बाल नीचे जा गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही उसने तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ने बूट उसकी गर्दन पर रखकर उसे तेजी से घुमा दिया और हैरी के जिस्म ने एक के बाद दीगरे 2 झटके खाए और फिर साकत हो गया। उसके गले से हरहराहट की ऐसी आवाज़ें निकलने लगीं जैसे मरने वाले के मुंह से आहरी आवाज़ें निकलती हैं। जूलिया ने एक झटके से पैर हटा लिया। इसके साथ ही वो तेजी से मुड़ी और उसने झुककर मेज़ का किनारा जहां से वो थोड़ा सा फर्श से उठा हुआ था पकड़ा और एक झटके से उसे ऊंचा कर दिया। बाहर आ जाओ, जूलिया ने कहा तो सालेहा तेजी से घसीटती हुई वहां से बाहर आ गई। अगर तुम चंद मिनट और मेज़ ना उठाती तो मेरे जिस्म की आधी से ज़्यादा हड्डियां टूट चुकी होती, सालेहा ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। जल्दी करो, उठो, इसे मेरे साथ मिलकर उठाओ और कुर्सी पर डाल दें और फिर बाहर जाकर जो आदमी पड़ा है उसे भी उठा लाएं, जूलिया ने कहा। उसे तो गोली मार दो तो बेहतर रहेगा, सालेहा ने उठते हुए कहा। चलो इसे तो उठाओ, जूलिया ने कहा और फिर इन दोनों ने मिलकर बेहोश पड़े हुए हैरी को घसीटकर एक झटके से कुर्सी पर डाला और वो दोनों ही हाँफने लगी क्योंकि हैरी खासा भारी भरकम आदमी था और फिर बेहोश हो जाने की वजह से उसका वजन मजीद बढ़ गया था।
आओ इस बाहर पड़े हुए गार्ड को अंदर लेकर आए और फिर उसका खात्मा कर दें, जूलिया ने कहा तो सालिहा ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद बाहर राहदारी में बेहोश पड़े हुए आदमी को घसीट कर अंदर लेकर आई। तुम करना क्या चाहती हो जूलिया? ये हैरी आसानी से तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। मेरा तो ख्याल है कि इसे हलाक कर दो। इसकी हलाकत से इसका पूरा ग्रुप ततर बतर हो जाएगा और उनकी तवज्जो हमसे हट जाएगी, सालिहा ने कहा। मुझे भी लगता है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले से चंद मुफीद मालूमात हासिल करना चाहती हूँ, जूलिया ने कहा। फिर उसने हैरी की बेल्ट खोलकर उसके दोनों हाथ अकब में करके उन्हें इस बेल्ट से अच्छी तरह बांध दिया कि वो आसानी से हाथ ना खोल सके। इसके बाद उसने उसके चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तीसरे या चौथे थप्पड़ पर हैरी ने कराहते हुए आंखें खोल दी और इसके साथ ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ कुर्सी के पुश्त के गिर्द इस तरह बंधे हुए थे कि वो उठकर खड़ा ना हो सकता था। अंदाजा हो गया होगा हैरी कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। देखो सामने तुम्हारा आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, अब देखो ये किस तरह मरता है, अच्छी तरह गौर से देख लो, जूलिया ने सर्द लहजे में कहा। तुम क्या चाहती हो? तुम आखिर ये सब कुछ किस तरह कर लेती हो? हैरी ने बुरी तरह उलझे हुए लहजे में कहा। मार्गरेट, इस आदमी की खोपड़ी उड़ा दो, जूलिया ने हैरी की बात का जवाब देने के बजाय सालिहा से कहा तो सालिहा ने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और झुककर उसने मशीन पिस्टल की नाल इस आदमी की कनपट्टी पर रखकर ट्रैगर दबा दिया। पलक झपकने में इस आदमी की खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील होकर फर्श पर बिखर गई और उसका जिस्म जोरदार झटका खाकर साकत हो गया। देखा तुमने कि इंसान कैसे मरता है, जूलिया ने सर्द लहजे में कहा। तुम दोनों औरतें होकर इस कदर बेरहम और शफाक हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल तुम जो कुछ चाहती हो इस पर तुम कैसे अमल चाहती हो? हैरी ने कहा। इस मामले में तुम्हारा नंबर 2 कौन है? जूलिया ने कहा। फ्रेड मेरा नंबर 2 है, हैरी ने कहा। कहाँ होता है वो? क्या यहाँ क्लब में या कहीं और? जूलिया ने पूछा। साउपू बंदरगाह के मगरबी कोने में एक छोटा सा क्लब है, फ्रेड क्लब, वो वहाँ होता है, हैरी ने कहा। उसका फ़ोन नंबर बताओ, मैं तुम्हारी उससे बात करा देती हूँ। तुम उसे सारी कार्रवाइयाँ करने से रोक दो और उसे हुक्म दो कि जहाँ जहाँ भी कैमरे नस्ब हैं वो उतार दे, जूलिया ने कहा। क्या तुम वाकई मुझे जिंदा छोड़ दोगी? हैरी ने कहा। मुझे तुम्हें मारकर क्या मिलेगा? तुम छोटी मछली हो और हमारी स्मगलिंग के रास्ते में रुकावट बन रहे हो, इसीलिए हमारा भेजा गया है कि ये रुकावट दूर की जाए, चाहे जो भी करना पड़े, वरना हमारा काम बगैर किसी रुकावट के चल रहा था, अब भी चलना चाहिए और बस, जूलिया ने कहा। क्या मतलब? क्या वाकई तुम्हारा ताल्लुक पकीशिया सीक्रेट सर्विस से नहीं है? हैरी के अंदाज में हैरत की झलकियां नुमायां थीं। मैं स्विस नजाद हूँ और अपने असल चेहरे में हूँ। ये मार्गरेट यूरोपी है और ये भी असल चेहरे में है। क्या तुमने पकीशिया सीक्रेट सर्विस को अहमकों की टोली समझ रखा है कि वो गैर मुल्कियों को अपनी सीक्रेट सर्विस में शामिल करेंगे? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ फिर मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। हैरी के लहजे में अब गहरे इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए थे। मैं लाओ नंबर में हैरी से बात करता हूँ, तुम्हारा काम फौरी हो जाएगा, हैरी ने कहा और साथ ही फ़ोन नंबर बता दिया। तो जूलिया ने नीचे गिरे हुए फ़ोन सेट को उठाकर साथ वाली कुर्सी पर रखा और फिर रिसीवर उठाकर टोन चेक की। मेज़ के उलटने की वजह से फ़ोन सेट भी शायद फर्श पर इस तरह गिरा था कि रिसीवर अलहदा जा पड़ा था, इसलिए शायद फ़ोन कॉल आ ही ना सकी थी, वरना इतनी देर में लाजमन कोई ना कोई कॉल आ जाती। और वही हुआ। जैसे ही जूलिया ने चेक करने के लिए क्रैडल को कुछ देर के लिए दबाया तो फ़ोन की घंटी बाज उठी। तो जूलिया ने रिसीवर हैरी के कान से लगाकर क्रैडल से हाथ हटाया और लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, हैरी ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। रॉजर बोल रहा हूँ चीफ, आपकी कॉल नहीं मिल रही थी। बॉस नॉर्मन अपने ऑफिस के अकबी कमरे के फर्श पर मुर्दा पाए गए हैं और वो 2 लड़कियों को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर गए थे। अब वो दोनों लड़कियां भी गायब हैं और बॉस नॉर्मन की लाश भी मिली है। उनकी कनपट्टी पर ज़रबे लगाकर उन्हें हलाक किया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे मालूम है नॉर्मन ने हमाकत की थी, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। दोनों लड़कियां मेरे ऑफिस में हैं और उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मुझे डिस्टर्ब ना करना और नॉर्मन की लाश गायब कर दो और उसकी जगह तुम ले लो, हैरी ने सख्त लहजे में कहा और साथ ही उसने ऐसा इशारा किया जैसे कह रहा हो कि कॉल ऑफ कर दो। और जूलिया ने क्रैडल दबा दिया। चंद लम्हों बाद उसने हाथ उठाया तो टून मौजूद थी। उसने हैरी का बताया हुआ नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। फिर आखिर ने उसने एक बार फिर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, फ्रेड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हैरी बोल रहा हूँ, हैरी ने बड़े तहकुमाना लहजे में कहा। यस चीफ बॉस, हुक्म चीफ बॉस, फ्रेड ने यकलहद भीख मांगने वाले लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है पकीशिया एजेंटों के बारे में? हैरी ने होंठ चबाते हुए कहा। चीफ बॉस, उन्होंने अभी तक साउपू बंदरगाह का रुख नहीं किया क्योंकि यहाँ कोई भी मर्द या औरत मेकअप में सामने नहीं आए। हमने हर चौक पर और हर रास्ते पर ऐसे कैमरे खुफिया तौर पर नस्ब कर दिए हैं जो फ़ौरन मेकअप के बारे में कॉशन दे देते हैं, इसीलिए जैसे ही कॉशन मिलेगा उन्हें फ़ौरन गोलियों से चलनी कर देंगे। दूसरी तरफ से फ्रेड ने कहा तो हैरी के चेहरे पर मजीद इत्मीनान के तासुरात फैलते चले गए। अब उसे यकीन हो गया था कि ये दोनों औरतें मेकअप में नहीं हैं, वरना यहाँ आने तक वो लाजमन चेक हो चुकी होती, क्योंकि रेड वाटर क्लब की मेन गेट के ऊपर भी मेकअप चेक करने का खुफिया कैमरा मौजूद था, जिसको बाकायदा तहखाने में मौजूद अमला मुसलसल मॉनिटर करता रहता था। अगर ये दोनों या इनमें से कोई एक भी मेकअप में होती तो इस बारे में इत्तला उनके काउंटर तक पहुंचने से पहले ही उस तक पहुंच चुकी होती और फिर मेकअप में मौजूद फ़र्द को बिला किसी झिझक के हलाक कर दिया जाता। सुनो फ्रेड, अब ये चेकिंग बंद करा दो। अब मॉर्गो खुद काम करेगी, हम नहीं करेंगे। और ट्रांडा जाते हुए स्पेशल चेक पोस्ट पर जो मेकअप चेक करने वाला खुफिया तौर पर कैमरा नस्ब किया गया है उसे भी हटा दो। अब हम इस मामले से हाथ उठा रहे हैं। सबको मेरे अहकामात दे दो और ऑपरेशन को फौरी तौर पर ख़त्म करा दो, हैरी ने तेज़ और तहकुमाना लहजे में कहा। यस चीफ बॉस, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया। तो हैरी ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे उसने बात ख़त्म कर दी हो। तो जूलिया ने रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया।
अब मुझे छोड़ दो, मुझे यकीन आ गया है कि तुम्हारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से नहीं है और ये भी यकीन आ गया है कि तुम जो कुछ कह रही हो वो दुरुस्त है। अब तुम बेफिक्र होकर अपना काम जारी रखो, अब हमारा कोई आदमी तुम्हारे कारोबार के आड़े नहीं आएगा, हैरी ने कहा। वेरी सॉरी मिस्टर हैरी, हम दोनों का ताल्लुक वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और हमें तुमने खुद ही बता दिया है कि तुम यहूदी हो, इसीलिए लाजमी बात है कि तुम हमारे जाते ही ना सिर्फ फ्रेड को दोबारा फ़ोन कर दोगे बल्कि तुम मार्गो को भी हमारे बारे में इत्तला दे दोगे, इसलिए तुम्हारी मौत हमारे मुफाद में जाएगी, जूलिया ने कहा। फिर इससे पहले कि हैरी उसकी बात का कोई जवाब देता, जूलिया ने मशीन पिस्टल उसके सीने पर एन दिल के ऊपर रखकर ट्रैगर दबा दिया और हैरी के जिस्म ने मुसलसल झटके खाने शुरू कर दिए। फिर वो उलटकर कुर्सी समेत नीचे जा गिरा। जूलिया ने मशीन पिस्टल जेब में डाला, रिसीवर उठाकर मेज़ पर रखा और फिर वो तीनों तेजी से मुड़कर बंद दरवाज़ा खोलकर वापस इस राहदारी में आ गई जहाँ से वो हैरी के ऑफिस तक पहुंची थी। राहदारी के अख्ताम पर नॉर्मन के ऑफिस के अकबी कमरे का दरवाज़ा चूंकि उन्होंने इधर से बंद कर दिया था इसलिए उन्हें वैसे ही बंद मिला। जूलिया ने आगे बढ़कर लॉक हटाया और फिर दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ से नॉर्मन की लाश हटा ली गई थी। जल्दी निकल चलो जूलिया, हमें हैरी की लाश दरियाफ्त होने से पहले यहाँ से निकलना है और मेरी समझ में ये नहीं आया कि मेरा मेकअप क्यों चेक नहीं हो सका, सालिहा ने कहा। ये इमरान का काम है, उसे मालूम हो गया था कि यहाँ मार्गो जदीद तरीन कैमरा इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए उसने मेकअप में ऐसे खसूसी केमिकल्स शामिल कर दिए थे जिसकी वजह से कैमरे उसे चेक ना कर सकें और वो हमेशा ऐसा ही करता है। और तुम्हारी बात दुरुस्त है कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना है, जूलिया ने कहा। फिर वो दोनों इस कमरे से निकलकर ऑफिस में पहुंच गईं। ऑफिस का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था, वो बाहर आई तो वहाँ कोई पहरेदार भी मौजूद नहीं था। लिफ्ट का क्या करेंगी, हम अकेली कैसे लिफ्ट में नीचे जाएंगी, सालिहा ने परेशान होते हुए कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम एक मंजिल सीढ़ियाँ उतरकर निचली मंजिल से लिफ्ट में दाखिल होंगी तो किसी को हम पर तवज्जो देने की ज़रूरत ना पड़ेगी, जूलिया ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। तो सालिहा के चेहरे पर जूलिया के लिए बेइख्तियार तहसीन के तासुरात उभर आए। स्पेशल सेक्शन का इंचार्ज मास्टर आंद्रे ट्रांडा में अपने सेक्शन ऑफिस में मौजूद था कि दरवाज़ा खुला और लासी अंदर दाखिल हुई। तुम्हें तो ऑफिस की कुर्सी ने झकड़ लिया है कि इसी तरह तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मात दे दोगे, लासी ने अंदर दाखिल होते ही तंजिया लहजे में कहा। तो आंद्रे बेइख्तियार हंस पड़ा। जितना बड़ा शिकार होता है लासी, इतना ही शिकारी को सब्र और इंतजार करना पड़ता है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस दुनिया का सबसे बड़ा शिकार है, इसलिए उसके लिए इंतजार किया जा सकता है, आंद्रे ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लासी हंस पड़ी। तुमसे ज़्यादा हिम्मत तो जेंट दिखा रही है, उसने ना सिर्फ स्पेशल चेक पोस्ट पर खुफिया कैमरा नस्ब करा दिया बल्कि उसने हैरी को भी ऐसा शीशे में उतारा है कि साओ पाओ बंदरगाह पर हैरी के आदमी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करते फिर रहे हैं और तुम देखना कि उनको जेंट ही साओ पू में हलाक कर देगी जबकि तुम यहाँ बैठे इंतजार करते रह जाओगे, लासी ने मुंह बनाते हुए कहा। जेंट ने वाकई काम किया है, मुझे उसकी कारकर्दगी पर फख्र है, लेकिन जेंट ने सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नाम सुन रखा है, उनसे टकराव पहली बार हो रहा है, उसे जल्द ही मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किसका नाम है, आंद्रे ने कहा। तुम तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मरूब नजर आ रहे हो, आंद्रे, लासी ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि आंद्रे कोई जवाब देता फ़ोन की घंटी बाज उठी तो आंद्रे ने रिसीवर उठा लिया। यस, आंद्रे ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जेंट का फ़ोन है बास, दूसरी तरफ से कहा गया। कराओ बात, आंद्रे ने कहा। बास, मैं जेंट बोल रही हूँ, साओ पो से। जेंट की तेज़ आवाज़ सुनाई दी लेकिन उसका लहजा इस कदर मतूहिश था कि आंद्रे का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने बेइख्तियार लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। क्या बात है, तुम इस कदर मतूहिश क्यों हो, आंद्रे ने कहा। तो सामने बैठी हुई लासी भी चौंक उठी। बास, यहाँ साओ पो में खौफनाक वारदातें हुई हैं, हैरी को उसके ऑफिस में हलाक कर दिया गया है, उसके मैनेजर नॉर्मन की लाश उसके ऑफिस के अकबी कमरे में पड़ी मिली है और हैरी के सेकंड फ्रेड ने अपने तमाम आदमियों को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करने से रोक दिया है और स्पेशल चेक पोस्ट से हमारा वो कैमरा भी हटा दिया गया है जो मेकअप चेक करने के लिए नस्ब किया गया था, जेंट ने तेज तेज लहजे में कहा। ये सब कैसे हो गया, किसने किया है, आंद्रे ने हकीकी हैरत भरे लहजे में कहा। बताया जाता है कि दो लड़कियां जिनमें एक यूरोपीय नजाद थी जबकि दूसरी स्विस नजाद क्लब में दाखिल हुई, वहां एक लड़ाके ने उन्हें छेड़ा तो स्विस नजाद लड़की ने इस लड़ाके के दोनों बाजुओं की हड्डियां तोड़ दी और यूरोपीय नजाद लड़की ने उसकी दोनों टांगों की हड्डियां तोड़कर उसे लंच मंच करके जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। फिर अचानक इस ग्रुप का लीडर क्रॉस आ गया। उसने जब अपने आदमी का ये हशर देखा तो वो इन लड़कियों से उलझ पड़ा, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने भी उसका वही हशर कर दिया और ऐसे निशानाबाजी का मुजाहरा किया कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था। इस दौरान क्लब का पास और मैनेजर नॉर्मन वहां आ गया और इन दोनों लड़कियों को अपने साथ ऑफिस ले गया। उसकी काफ़ी देर बाद जब नॉर्मन से रब्ता किया गया तो नॉर्मन की तरफ से जवाब ना मिलने पर चेकिंग की गई तो नॉर्मन की लाश उसके ऑफिस के अकबी कमरे से मिली जबकि दोनों लड़कियां गायब थीं। जिस पर हैरी से रब्ता किया गया तो हैरी ने उन्हें तसल्ली दी कि नॉर्मन अपनी हमाकत से हलाक हुआ है, दोनों लड़कियां उसके ऑफिस में हैं, जिस पर सबकी तसल्ली हो गई। नॉर्मन की लाश उठा ली गई। फिर वो दोनों लड़कियां वापस जाती भी दिखाई दी लेकिन इस बार किसी ने उनसे कोई छेड़छाड़ ना की। फिर उनके जाने के कुछ देर बाद जब दोबारा हैरी से रब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन रब्ता ना हो सका, फिर असिस्टेंट मैनेजर उनके ऑफिस में गया तो वहाँ मेज़ उल्टी हुई पड़ी थी। अलबत्ता हैरी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसकी बेल्ट से ही उसके दोनों हाथ कुर्सी की पुश्त के अकब में करके बांध दिए गए थे। साइड कुर्सी पर फ़ोन सेट मौजूद था जिसका रिसीवर अलहदा रखा गया था और हैरी के सीने में मशीन पिस्टल से दर्जनों गोलियां उतार दी गई थी। जेंट ने मुसलसल बोलते हुए कहा। आंद्रे और लासी हैरत से बुत बने बैठे इस तरह ये सब कुछ सुन रहे थे जैसे बच्चे अलिफ लैला की कोई दिलचस्प कहानी हैरत भरे अंदाज में सुनते हैं।
ये सब कैसे हो सकता है? हैरी के ऑफिस तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। फिर आंद्रे ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि वो हैरी का खासा गहरा दोस्त था और उसे हैरी के बारे में काफ़ी तफसील से इल्म था, और हैरी ने भी उसकी दोस्ती की वजह से ना सिर्फ चैंट को मुलाकात का वक्त दिया था, बल्कि अपने आदमी भी साउथ पो बंदरगाह पर तैनात कर दिए गए थे, ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करके उसका खात्मा किया जा सके। बस ऐसा ही हुआ है। इसके साथ साथ और भी खबरें हैं, जेंट ने कहा। वो क्या? आंद्रे ने होंठ चबाते हुए कहा। बस मैंने हैरी के नायब फ्रेड से बात की तो फ्रेड ने इंतहाई हैरत अंगेज़ बात बताई कि उसे चीफ बॉस हैरी ने फ़ोन करके खुद हुक्म दिया था कि मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ ट्रेसिंग की कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर बंद कर दूं और स्पेशल चेक पोस्ट से मेकअप चेक करने वाला कैमरा भी हटा दूं और आइंदा इस सिलसिले में कोई कार्रवाई ना करूं। चुनांचे उसका हुक्म मिलते ही उसने इसकी तामील कर दी और अब साउथ में कोई ट्रेसिंग या चेकिंग नहीं हो रही और ना ही स्पेशल चेक पोस्ट पर कोई कैमरा मौजूद है, जेंट ने जवाब दिया। फ्रेड को हैरी की हलाकत की खबर तो मिल चुकी होगी, क्या वो फिर भी नहीं समझा कि ये बात हैरी से जबरन कहलवाई गई होगी? आंद्रे ने कहा। उसे मालूम हो गया है कि हैरी और नॉर्मन को हलाक कर दिया गया है। मैंने उसे कहा भी कि चीफ बॉस हैरी से ये अहकामात उसे जबरन दिलवाए गए होंगे, लेकिन वो इसे तस्लीम नहीं करता। वो कहता है कि चीफ बॉस हैरी अगर उनके अहकामात जबरन भी तस्लीम कर लेता फिर भी वो हलाक ना किया जाता। वैसे भी वो सब इस वक्त हैरी की जगह लेने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और शायद उनके दरमियान अब कत्लो गारत का तवील सिलसिला शुरू हो जाए। बहरहाल अब वो हमारा काम नहीं कर सकते, जेंट ने जवाब दिया। लेकिन तुम क्लब से इन दोनों लड़कियों के हुलिये और कदोकामत के बारे में तो मालूम कर सकती हो। तुम खुद भी वहाँ रुको और अपने दोनों साथियों को भी वहाँ तैनात कर दो। फिर जैसे ही दोनों लड़कियाँ या उनमें से कोई एक लड़की नजर आए तो उसके साथियों को चेक करो और उनकी निगरानी 06 कैमरे से करती रहो ताकि वो चेक ना कर सके, और मुझे इत्तला दो ताकि मैं उनकी यहाँ मौत का बंदोबस्त कर सकूँ, आंद्रे ने कहा। बस वो दोनों लड़कियां पाकिस्तानी नहीं थी, जबकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से था और सीक्रेट सर्विस वाले किसी गैर मुल्की को तो सर्विस में शामिल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो दोनों मेकअप में थी और ये मेकअप किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है और कदोकामत तो हज़ारों लड़कियों का एक जैसा होता है, जेंट ने कहा। तुम्हारी बात ठीक है, फिर तुम क्या चाहती हो? आंद्रे ने कहा। मैं अपने दोनों साथियों से मेट्रांडा घाट पर चेकिंग करना चाहती हूँ, जेंट ने कहा। लेकिन यहाँ तो नॉर्मन पहले ही खुफिया कैमरे नस्ब करा चुका है जो चेकिंग कर रहे हैं, आंद्रे ने कहा। वो भी करता रहे, आप मुझे भी इजाज़त दे दें, मकसद तो उन्हें ट्रेस करना है, जेंट ने जवाब दिया। ओके ठीक है, तुम भी ट्रांडा आ जाओ, आंद्रे ने कहा और रिसीवर रख दिया। हैरत है कि दो लड़कियों ने हैरी और नॉर्मन को चित कर दिया। बड़ी दलेरी से ये सारा काम किया गया होगा, वहाँ तो हर वक्त बड़े बड़े लड़ाका मौजूद होते हैं, लासी ने कहा। तुम कह रही हो कि ये सर्विस कैसी है? अब जेंट की रिपोर्ट के बाद तुम्हारा क्या कहना है? आंद्रे ने कहा। हाँ वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है। ये सारी कार्रवाई जो यहाँ हुई है बज़ाहिर अच्छे हासिल ग्रुप के लिए भी नामुमकिन थी, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि सीक्रेट सर्विस के बारे में पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये लोग अपने टारगेट पर काम करते हैं और किसी सूरत में भी किसी दूसरे मामले में नहीं उलझते, और उन्हें भी यकीनन इल्म होगा कि ट्रांडा में कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, तो फिर वो यहाँ क्या करने आ रहे हैं? उन्हें तो वहाँ जाना चाहिए जहाँ वो साइंसदान मौजूद है, और इस बारे में मुझे यकीन है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते होगे कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस तरह अहमकों की तरह इधर उधर नहीं घूमते फिरते। फिर वो लोग यहाँ ट्रांडा क्यों आ रहे हैं? लासी ने कहा। आप क्या कहें, लॉर्ड कार्लस की वजह से ये सब हो रहा है। साइंसदान डॉक्टर हेराल्ड जिद करके बारगेल से ट्रांडा आया। फिर ट्रांडा वो लॉर्ड कार्लस से मिला। उसने लॉर्ड कार्लस को बताया कि लॉर्ड साहब का भतीजा लैरी वो पहला मॉर्गन था जो उसे मिला था, और उसने लॉर्ड कार्लस की तस्वीर भी डॉक्टर हेराल्ड को दिखाई थी। यकीनन इस मुलाकात की खबर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक पहुंच गई होगी, या उसे ये इत्तला मिल गई होगी कि डॉक्टर हेराल्ड ट्रांडा गया है, इसलिए ये भी हो सकता था कि वो ट्रांडा को ही अपना टारगेट समझ रहे हों, आंद्रे ने कहा। हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब तो मामला सिमट कर ट्रांडा पर ही रुकते हैं। अब तुम्हारा प्लान क्या है? लासी ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करना और फिर उन्हें हलाक करना, और क्या करना है हमने? आंद्रे ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है हमें भी अपना टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए, लासी ने कहा। तो आंद्रे बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? आंद्रे ने चौंक कर पूछा। जो कुछ तुमने कहा है वो दुरुस्त है, तो ये बात तय है कि उनके निशाना लॉर्ड कार्लस या उनका हेडक्वार्टर होगा, इसलिए हमें उसके गिर्द हसार कायम रखना चाहिए, लासी ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि ट्रांडा को ओपन छोड़ दें और सेक्शन हेडक्वार्टर को घेरे में ले लिया जाए? आंद्रे ने कदरे उसीले लहजे में कहा। ये बात नहीं, तो मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है अब जेंट भी अपने साथियों समेत यहाँ आ रही है। अब यहाँ हमारे पास काफ़ी अफराद मौजूद हैं। हमें एक हिसार सेक्शन हेडक्वार्टर के गिर्द भी बनाना चाहिए ताकि अगर वो लोग या उनका कोई साथी बच बचा कर वहाँ तक पहुँच जाने में कामयाब हो जाए तो उसे कवर किया जा सके, लासी ने कहा। हाँ ऐसा हो सकता है, तो फिर ये काम तुम खुद करो। मैंने तो यहाँ रहना है ताकि मैं हालात के मुताबिक अहकाम देकर मामलात को संभाल सकूँ, लेकिन तुम अपने चारों साथियों समेत वहाँ पहुँच जाओ। लेकिन तुमने ना अंदर जाना है और ना ही किसी किस्म की कोई मुदाखलत करनी है, और किसी मशकूक आदमी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जो भी मशकूक आदमी दिखाई दे उसे गोली से उड़ा दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, आंद्रे ने कहा। तो लासी ने इस बात में सर हिला दिया।